अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के एक्सटर्नल फ्रंट के हवाले से इंतहाई अहम दिन था, बल्कि ये कह लें कि पूरा हफ्ता बड़ा अहम होगा इक्तिसादी हवाले से, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की इक्तिसादी मुश्किलात और दूसरी तरफ आज हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान की मेज़बानी में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर इमदाद का ऐलान किया गया है और मजमूई तौर पर यह कहा गया है कि 8.5 बिलियन डॉलर इमदाद का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है आर्मी चीफ जो हैं वो भी यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर हैं। शहबाज शरीफ साहब भी कहा जा रहा है कि कल यूएई पहुंचेंगे। तो क्या कोई ब्रेक थ्रू मुतवक्के है? इस हवाले से ज़ाहिर है बड़े अरसे से खदशात का इजहार किया जा रहा था, तो क्या फौरी तौर पर जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है या इस तरह के खतरात हैं, तो क्या वो अब ख़त्म हो जाएंगे? क्या इक्तिसादी जो हालत है वो टर्न अराउंड की तरफ जाएगी? इस पर ज़रा प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जेनेवा में पाकिस्तान का IMF से मुश्किल तरीन मुज़ाकरात का आगाज़ भी हो गया है। अब देखना यह है कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो क्या बनेगी, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी सख्त शराइत हैं IMF की, और अगर सख्त शराइत तस्लीम की जाती हैं तो फिर आगे सिनेरियो क्या होगा? हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पंजाब की सूरत हाल पर भी कुछ बात करेंगे। आज मुश्तरका पार्लिमानी इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, और खबरें ये आई हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस इजलास में अरकान पूरे करने में नाकाम हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के भी चंद अरकान जो हैं वो पहुंचे नहीं हैं, और 150 से भी कम जो अरकान पंजाब असम्बली थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, जो पंजाब असम्बली का इजलास है आज हमने देखा कि काफ़ी ताख़ीर के साथ शुरू हुआ, काफ़ी हंगामा खेज इजलास रहा, और CM का एतमाद का वोट लेना इस एजेंडे में शामिल नहीं था। लेकिन आज बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से। साद रफीक साहब तो ये कह रहे थे कि ये बड़े दावे कर रहे थे कि हर सूरत जो है वो 11 जनवरी से पहले हम एतमाद का वोट लेंगे, अभी तक लिया नहीं, इस मामले पर हम अदालत भी जा सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि जुम्मे के दिन CM पंजाब बाकायदा तौर पर यह कह चुके हैं कि मैं किसी सूरत गवर्नर की हिदायत पर जो है वो एतमाद का वोट लूंगा ही नहीं। बहरहाल क्या सूरत हाल बनती है इस पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोवाइड किया है मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे करते हैं। सर, जेनेवा कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ाहिर है एक बड़ी रकम का ऐलान सामने आया है, और ये कहा जा रहा था कि 16.3 अरब डॉलर डिमांड की गई थी। आपको लगता है कि अब सूरत हाल में कुछ हद तक बेहतरी आएगी? सोनिया, पहली तो बात है कि बड़ा अच्छा आपने बताया कि ये हफ़्ता और ख़ास तौर पे आज का दिन पाकिस्तान के लिए फ़ाइनेंशियल इक़्तिसादी फ्रंट पे एक बड़ा अहम दिन था, और है भी अभी तक, क्योंकि IMF के साथ भी मुज़ाकरात अब डार साहब के वहाँ पे शुरू हो चुके होंगे इस वक्त। अब सूरत हाल सुनिए ये है कि पूरी दुनिया में एक लफ्ज़ होता है डोनर फटीक। अब जितने बड़े बड़े अदारे हैं, बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं, G8 के ममालिक हैं, G7 के हैं, और इसी तरह से बाकी, जब भी हम इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ इकट्ठे होते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई अब एक इन्फ्लेशन है, कोरोना के बाद हमें लोगों की मदद करनी पड़ती है, तो बड़ा घबराते हैं, सच्ची बात है। लेकिन आपने देखा इससे पहले UN के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से होके गए थे सलामों के दिनों में, और उस वक्त उन्होंने कहा था 300 मिलियन डॉलर फौरी तौर पे चाहिए, तो नहीं मिले थे हमें। अब सूरत हाल ये कि एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना, अगरचे वर्चुअल, इसमें हम देखा पार्टिसिपेशन में बहुत रही, लेकिन क्योंकि मुश्तरका सरबराही थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ साहब की, और UN के सेक्रेटरी जनरल की, तो इसको खासा एक वैल्यू अहमियत दी गई। अभी देखेंगे, एक बात आ रही थी पहले, ये 33 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी, अब इवेंचुअली 16.3 बिलियन डॉलर की बात हुई, और मैंने तो जब ये वर्कआउट किया तो मुझे तो 10 बिलियन डॉलर लगता है जो प्लेजेस हैं, जो कमिटमेंट है। मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि 8.5 बिलियन डॉलर के करीब। बट एनीवे, मौजूदा हालात में इस तरह की कमिटमेंट हो जाना और ये पैसा आना, अगरचे पूरा का पूरा ये पैसा सोनिया, ये कोई रिलीफ या हमें कोई इमदाद नहीं होगा, ये सॉफ्ट लोन भी इसमें शामिल होंगे। ख़ुसूसी तौर पे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के 4 बिलियन डॉलर, वो तो आपने देखा सऊदी अरब की तरफ से ये बहुत कुछ होता है, तो वही डायरेक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मेरा ख्याल है 3 साल के लिए सोनिया, ये तो चले फंडिंग है रिहेबिलिटेशन के लिए, हमारे लोग जो जिनकी बहाली होनी है, आपने देखा 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो ऐसे मुतासिर हैं जो फौरी तौर पे मदद चाहिए। एक चीज़ जो मेरी नज़र में सोनिया बहुत अहमियत वाली रखती है कि IMF जो तैयार नहीं हो रहा था बातचीत के लिए 9th और 10th रिव्यू के लिए,
फौरी तैयार हो गया। मेरी तलात ये है कि कोई ये मीटिंग शेड्यूल में एज सच नहीं थी, लेकिन ये तय किया गया कि जी फौरी तौर पे वो भी सामने आएंगे। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा ओमन है हमारे लिए, क्योंकि आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब की अगर राना एहसान साहब बात सुने तो ये कहते हैं कि IMF की मुश्किलात शराइत बड़ी मुश्किलात वाली हैं, और परेशानी तो ये है कि दोस्त मालिक भी IMF की फंडिंग ओपन नहीं होती, रिज्यूम नहीं होती, तो वो भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो को उससे लिंक किया जाए तो मेरा ख्याल है जो हमारी माली मुश्किलात और डिफ़ॉल्ट की जो बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम निकलेंगे। लेकिन एक चीज़ मेरा ख्याल है सोनिया बड़ी अहमियत वाली है, राना एहसान से भी मैं कहूँगा वो उस पर कॉमेंट करें। अभी आमतौर पर कहा जा रहा है, बल्कि आज डॉन के अखबार का एक एडिटोरियल भी इस हवाले से बड़ा अहम है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूँ लगता है कि इसहाक डार साहब ने हाथ उठा दिए हैं। 2-3 सख्त बयान दिए थे उन्होंने, और ये कहा था कि आई विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम द IMF और आई डोंट केयर इफ़ दे डोंट कम फॉर 9th रिव्यू। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को 2-3 स्टेटमेंट देने पड़े, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम IMF की शराइत पूरी करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, माहदे पर अमल दरामद करें। तो मेरा ख्याल है यहीं से शुरू कर लेते हैं राना एहसान साहब। अब आप ये बताइएगा कि ये IMF की फंडिंग लाइन तो होपफुली रिज्यूम होती नज़र आ रही है, उसके बाद बाकी जो लोग हैं बायलैटरल क्रेडिटर हैं, फिर इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो भी आप कर्जे देने शुरू कर दें। आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात में इस तरह का ऐलान? अच्छा, एक और कमेंट वाली बात आ गई जो इन्होंने कहा था अपने परसों का स्टेटमेंट है जो सब जगहों पे रिपोर्ट हुआ, डार साहब का, राना एहसान, उससे लोग हिल गए हैं। वो 99 वाली सूरत हाल लोगों को याद आ गई जब हमने एटमी धमाके किए थे और हमारे सारे फॉर अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जी जिसको लोग उस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपने देखा 600 पॉइंट मार्केट भी नीचे आई, 450-500 पॉइंट इस उनके बयान के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि जी $4.5 बिलियन के नहीं बल्कि $10 बिलियन के हमारे जो है ना वो रिजर्व हैं, $6 बिलियन जो लोगों को भी उन्होंने रखे हैं। तो राना साहब आप नहीं समझते कि ये बयान नहीं आना चाहिए था? और इसको फिर आपने देखा सॉरी करके अपने क्या नाम है एहसन इकबाल साहब ने इस तरह लिया, उन्होंने कहा नहीं जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये जो लोगों का पैसा है इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो मेरा सवाल है कि ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी? डार साहब को वो कहेंगे जी ये $6 बिलियन जो लोगों का वो भी हमारा है। जी राना साहब, असल में जब आप पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स की बात करते हैं तो वो वाकई $10 अरब हैं। उसमें कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक के रिजर्व्स को दोनों को इकट्ठे करके बताया जाता है। लेकिन जब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स की बात करें तो वो वाकई यकीनन $4.5 अरब है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके बयान से आप इस चीज का, उनका पॉइंट भी था ऐसा कोई इशारतन भी कहना कि वो जो $6 अरब जो कमर्शियल बैंकों के हैं खुदा न खास्ता उनको इस्तेमाल कर लेंगे। ये जनरली स्पीकिंग जब आप रिजर्व्स की बात करते हैं तो ओवरऑल रिजर्व्स की बात करें तो वो $10 अरब पे हैं, और अगर स्टेट बैंक स्पेसिफिक की बात करें तो वो $4.5 अरब पे। इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई मेरा ख्याल नहीं है कि उनका ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू था। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो जिनीवा में जो अभी ये जो क्लाइमेट रेजिलियंस की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कामयाब और खुश आइन हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारा टारगेट था $8 अरब का और हम उस टारगेट को सर पास कर गए, और जो हमें प्लेजेस आई हैं वो $8.6 अरब की, और अभी ये जब फाइनल क्लोज होगी तो हमें उम्मीद है कि ये और फर्दर बढ़ जाएगा। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान की हुकूमत पे इन अदारों को बल्कि इन मुल्कों को भी एतमाद है, और वो अपना जो जिम्मेदारी जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बड़े ममालिक हैं या जो IFIs हैं उन्होंने उस जिम्मेदारी का एहसास किया है और पाकिस्तान की इस रिहेबिलिटेशन में हिस्सा बनाया। याद रहे कि हमारा टोटल लॉस $30 बिलियन है, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस जो है वो 16 अरब के करीब है, जिसमें आधा पाकिस्तान की हुकूमत खुद उठाएगी और आधा जो हमारा टारगेट था कि हमें ये सपोर्ट मिल जाएगी जो कि सरपास होगी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो राना एहसान अफजल साहब, चलें, ये तो आप कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट की एक कामयाबी है और हो सकता है कि आगे हालात में चलकर बेहतरी है, लेकिन IMF के साथ जहां तक मुज़ाकरात का मामला है, बड़ी सख्त और कड़ी शराइतें IMF की। ज़ाहिर है बिजली और गैस महंगी करनी है, टैक्सेस वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डीजल पर लेवी फौरी तौर पर 50 रुपए फी लीटर करनी होगी। ऑलरेडी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं आपकी गवर्नमेंट के लिए। महंगाई के हवाले से देखें, आटा मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो कहाँ पर पहुंचे हुए हैं रेट्स, मुर्गी की कीमतें कहां पर पहुंची हुई हैं, तो काफी मुश्किलात हैं। अब IMF की शराइत पर आप अमल करेंगे तो फिर सर अवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? अवाम कैसे जाएगी? जो टारगेटेड सब्सिडीज दी हुई थी वो भी ले ली गई हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, तो फिर ये गरीब और मुतवस्सित तबका तो पिसकर रह जाएगा। तो इसे कैसे काउंटर करेंगे आप? एक तो राना साहब महंगाई है, दूसरा आटा मिल ही नहीं रहा, 160 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा, मुर्गी जो है वो 550-600 रुपए किलो 700 तक पहुंच गई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने तो IMF का जो
8th रिव्यू है उसको ना सिर्फ बहाल किया बल्कि उसको मुकम्मल किया और फिर इस प्रोग्राम को दोबारा बहाली की तरफ लेके गए। हम कोई भी ऐसा वक्त नहीं था कि आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकले। कॉन्स्टेंटली आईएमएफ की टीम हमारी टीम के साथ इन टच थी। हर रोज उनसे जो है वो डेटा शेयरिंग और सारे मामला शेयर किए जा रहे थे। हमारा मौकफ ये रहा है कि हमने जो सख्त इक़दाम थे वो लिए। हमने बिजली की रीबेसिंग की, उसका टैरिफ इंक्रीज किया, हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इंक्रीज किया और इससे डेफिनेटली इन्फ्लेशन में जरूर फर्क पड़ा। अभी भी जो शॉर्टफॉल देखे, आईएमएफ क्या रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि जो 1400 अरब का आपका सर्कुलर डेट जमा हो गया गैस के सेक्टर में, उसकी फ्लो को रोका जाए। जो गर्जशी कर्जा है पावर सेक्टर में 2500 अरब का, उसकी फ्लो को रोका जाए और फिर सेकंड स्टेप पे उसकी हुजम को कम भी किया जाए। तो ये हमने बहुत सख्त इकदाम लिए जिससे अवाम पे बोझ भी पड़ा, लेकिन वो नागुज़ीर थे, ना लेते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। वो हमने ले लिया। अब जो फर्दर वो इन्हीं इकदामात के ऊपर हमें कह रहे हैं, हमारा सिर्फ यही मौकफ है कि हम इस चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने बैलेंस करना है कि जो मुतासिर तरीन तबका है, जो लो इनकम ग्रुप है, उस पर यह बोझ ना पड़े और हम इसको स्प्रेड कर दें जहां जो उन लोगों पे जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। चले ये तो ठीक हो गया राना एहसान साहब, लेकिन एक चीज़ बताएं जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि जी 8-9 महीने की हुकूमत जो है ना वो एक किस्म की टेरराइज है, फैसले बोर्ड कर नहीं रही, पॉलिटिकल कॉस्ट उनको लग रहा है बहुत भारी होगी आईएमएफ की शराइत को मानने की। वो तो है, वो तो करनी पड़ेगी। आपने देख ला कि आईएमएफ ने तो जिसको कहते हैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटे अपने मुतालबात से, बल्कि 2 मुतालबात जो भी अभी शामिल किया चंद दिन पहले उन्होंने, उसमें कि जी एक्सचेंज रेट तो फ्री फ्लोट रखेंगे, आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और ये आप इंटरेस्ट रेट जो ऑल टाइम हाई 16% है 1% फिर बढ़ाएंगे। तो आप नहीं समझते कि एक तरफ आपकी मुश्किलात सियासी तौर पे बढ़ेंगी, दूसरी तरफ आम आदमी जो आपसे तवक्को कर रहा है रिलीफ नहीं दे पा रहे हो, तीसरी चीज़ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन से आप इसलिए भाग रहे हैं कि जब तक आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होंगे पब्लिक को रिलीफ देने वाला, आप उस वक्त तक नहीं जाएंगे इलेक्शन में। जी देखिए, मुश्किल फैसले करने से तो हम नहीं घबरा रहे, पहले भी हमने किए, अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की। दूसरा ये कि इलेक्शन से हम भाग नहीं रहे। इलेक्शन जो है वो अगस्त तक हुकूमत आईनी तौर पे चल रही है, उसके बाद इलेक्शन होने, अर्ली इलेक्शन पे नहीं हम मांग रहे, क्योंकि इलेक्शन हम किसी की अना या ख्वाहिशात के ऊपर नहीं करा सकते, तो इलेक्शन से हम कतई नहीं भाग रहे। दूसरा आपने सही कहा, देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो यही है कि आज जो अगर हमें मेजर्स कुछ लेने पड़ते हैं तो वो बिल्कुल नागुज़ीर होंगे अवाम के ऊपर। जो है बेशक वो हम लोग प्रोटेक्ट भी करें, फिर भी बोझ पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आज ये 20-30% मुश्किल इकदाम लेने से जो अगर ना लिए जाएं तो 100% खराबी आ सकती है मुल्क के अंदर। और वो आप सब जानते हैं कि अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में हम नहीं जाते तो हमें कहीं से डॉलर्स नहीं मिलेंगे और फिर उसका जो रिजल्ट है वो खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, जो कि अभी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो हमें जो इकदाम लेने पड़े, हमारी हुकूमत ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमें इकदाम लेने पड़े वो हम जरूर लेंगे। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, एक सवाल जो हमेशा पब्लिक में जाए तो वो भी करते हैं कि ये आईएमएफ की जो शराइत होती है उनका अल्टीमेटली बोझ जो है वो आवाम पर ही क्यों पड़ता है? आईएमएफ ये शराइत क्यों नहीं करता कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो अभी इन्होंने जहाजी साइज की कैबिनेट बनाई हुई है, अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते? इन पर ज्यादा टैक्सेस डालें, इनके पेट्रोल फ्री, इनकी गाड़ियां फ्री, तो ये बजाय इसके कि बोझ आम आदमी पर डालें, आवाम पर डालें, ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहते कि आप अपने अखराजात कम करें? सोनिया, अच्छा सवाल आपका। गवर्नमेंट को वो कहते हैं, हर हुकूमत को कहते हैं, बल्कि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं ना तो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। कि जी बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग करें, आप अपने अखराजात कम करें, तरक्याती बजट भी और गैर तरक्याती बजट भी कम करें, नतीजतन नहीं होता, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। वो तो हमेशा से यही कहते हैं कि जी आपको तो अपने अखराजात कम करने होंगे। तो देखें, अब कहने का तरीका ये ना, अब वो हर वक्त बैठ के वो तो नहीं कहेंगे जिस तरह सियासी लोग कहते हैं जी 75 लोगों की आपने कैबिनेट बना दिया है, टूर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आइडियली तो यही होना चाहिए। सोनिया, आप देखना राना एहसान भी इस बात पे एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग इनके कहते हैं हमारी मजबूरी है, जब हम इत्तेहाद की हुकूमत बनाते हैं, अलाइस की हुकूमत होती है, हमें कंसीड करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी उनकी बातें माननी पड़ती हैं, चाहे डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से हो, चाहे और वजारतें देने के हवाले से हो। तो अभी देखें 9 महीने में कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि नई अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट की ना हो रही हों। तो वो तो अपनी जगह डेफिनेटली कह रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो जिसकी तरफ राना एहसान का भी इशारा है वो उस पर अमल नहीं हो रहा। मतलब वो जो कहते हैं गर्शी कर्जा भी, आप देख लें ट्रांसमिशन लाइन
और फिर थेफ्ट जो है 25% कहते हैं आमतौर पे कहा जाता है कि ये बिजली की चोरी है, नहीं रुक रही है, गैस की चोरी नहीं रुक रही है। इस तरह से गैर तरक्याती बजट जो हम देखते हैं कम होना चाहिए, नहीं हो रहा। स्टेट सेक्टर इतना बड़ा है, आज भी 500-600 बिलियन रुपया खर्च हो रहा है उनके ऊपर, उनको नहीं बेचा जा रहा। भाई क्यों आपने रखे हुए हैं PIA और क्यों रखे हुए हैं जनाब रेलवे और वापडा और ये जो लॉसेस दे रहे हैं, तो जान छोड़नी चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी एयरपोर्ट्स को सोर्स आउट करने की, उस पर लोगों ने शोर कर दिया। ये बेस्ट इंटरेस्ट है। जब तक कोई हुकूमत ये कड़े फैसले नहीं करेगी ना, बोल्ड और जिसको कहते हैं अनपॉपुलर डिसीजन, तो चीज़ें नहीं बनेगी। अब मसला पता है इस वक्त हुकूमत का है कि हुकूमत ये चाहती है, राना साहब माजरत के साथ, आप चाहते हैं कि जी चीज़ें हल भी हो जाएं और सख्त फैसले भी ना करना पड़े। देखें, जो अब इस वक्त किसी की भी हुकूमत होती, इमरान की भी हुकूमत होती, वो भी ये फ्रंट बर्दाश्त कर रहे होते, तो सारी दुनिया उनके खिलाफ बातें कर रही होती, क्योंकि आम आदमी इसको कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी हुकूमत है, PTI की है, किसकी है, वो तो ये कहता है जी 160 रुपये का किलो हो गया आटा, वो भी नहीं मिल रहा। इस तरह बाकी चीज़ें महंगाई की तरफ चली गई हैं, हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं जिस अंदाज से लीकेजेस हैं, हुकूमत के अखराजात हैं, और जिस तरीके से लोग कहते हैं जी जहाज़ भर के बाहर टूर किए जाते हैं, मैं नहीं कहता, आपके मुखालफिन ज़्यादा कहते हैं। हाँ। तो आप नहीं समझते कि इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए कि ये जो बजट जो है बहुत ज़्यादा हमारा, जिसको कहते हैं हम डेवलपमेंट बजट को तो छोड़ें, वो तो कट लगती रहे, वो तो उस देखा जाए तो शायद आधा ही रह गया उस लिहाज से। हाँ। लेकिन गैर तरक्याती बजट जो है ना, जिसमें हम तनख्वाहें भी हैं, पेंशन भी हैं, उसको भी रोक नहीं सकते। कम से कम ये है कि नई भर्तियां बंद कर दी जाएं। PIA वाले आप रो रहे हैं, नए कहते हैं जी 140 पायलट और भर्ती करने की इजाज़त दी जाए, जिस पे बड़ा स्नप किया सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन उनके लोगों को। और एहतशाम से और राना एहसान अफजल साहब, खबरें कुछ ये भी चल रही हैं कि देखें, एक तरफ आटे के लिए पैसे नहीं है, खजाना तकरीबन अब खाली है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि शहबाज हुकूमत ने 165 मर्सिडीज गाड़ियां मंगवाने की इजाजत दे दी है, 165 लग्जरी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत दे दी है। तो सर यही सूरत हाल है? मैं कहता हूँ कोई नई गाड़ियां हुकूमत नहीं खरीदने जा रही। एक हमारे पे ये कदगन जरूर लगी हुई है कि हम इंपोर्ट को बैन नहीं कर सकते, जिस तरह लग्जरी गाड़ियों पे पहले बैन था, क्योंकि आपकी ट्रेड एग्रीमेंट्स होती हैं, तो उसके ऊपर अगर आसानी दी गई है तो ये मतलब नहीं है इसका कि हुकूमत गाड़ियां खरीदने जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा, मैं यहाँ बात होती है पॉलिटिकली कि बिलावल भुट्टो साहब ने इतने अरब अपने टूर पे लगा दिए। अब देखें, ये एक बैकग्राउंड में बड़ा काम हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, हमारे गवर्नमेंट के डेलीगेट्स गए हैं, तो आज एक 8.6 अरब का प्लेज मिला है। तो जो ये अखराजात पॉलिटिकली हम डिस्कस करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम ये एफर्ट्स ना करें तो फिर आप ये इस तरह के जो कन्वेंशन एक कामयाब गई, ये कभी भी कामयाब ना हो। एक तो ये हो गया, मैं एग्री करूंगा कि काबीना जो है वो उसका साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये कोलिशन हुकूमत है और उसकी अलहदा इश्यूज होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऑनररी काम कर रहे हैं, कोई नए मुलाजमीन इन मिनिस्टर्स को या काबीना को इशू नहीं, वही सरकारी, तो ये बिल्कुल कम होने चाहिए। सिंबॉलिकली हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि वो खुद भी प्रीच करती हुई अपने बाय एक्शन नजर आए कि हम लोग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कुछ मजबूरियां जरूर हैं। देखें, हुकूमत जो है वो सब इकदाम लेगी, मुश्किल हो, उससे हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट, लेकिन हमारा ये काम है कि हम उसको बैलेंस करें। IMF को भी हम यही कह रहे हैं कि इतना तो हम बिल नहीं बढ़ा सकते कि अवाम उसको पे कर ही ना सके। अगर अवाम पे नहीं कर सकेगी तो फिर एक सिविल केओस बन सकता है मुल्क में। तो हमने इन दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलना है। यही वजह है। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, बैलेंस कैसे करेंगे? यूटिलिटी स्टोर जाहिर है एक मुतवस्सित या मिडिल क्लास तबके के लिए एक रिलीफ था, वहां पर भी आप लोगों ने सब्सिडीज खत्म कर दी है। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर घी फी किलो 75 रुपए महंगा कर दिया गया है, चीनी 19 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई है, इसी तरह आटे के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। तो ये तो एक रिलीफ था ऑलरेडी, ये रिलीफ जो था वो भी ले लिया गया है, तो अब बैलेंस कैसे करेंगे सर? यूटिलिटी स्टोर का प्रोग्राम तो चलेगा, उसको अगर थोड़ा बहुत लिमिट किया है, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन खत्म तो नहीं किया जा रहा। ये तो चीजें कंटिन्यू करेंगी। जो सब्सिडी है घी के ऊपर, सस्ता आटा आज भी मिल रहा है, उसकी मिकदार में शायद कमी हो के इतनी बड़ी आबादी को आप सस्ता आटा नहीं दे सकते, लेकिन ये सारे नहीं। राना एहसान साहब, यूटिलिटी स्टोर वालों ने 3-4 दिन पहले की बात है कि ये उन्होंने घी पे, चीनी पे और आटे पे जो है ना वो एकदम से जो है ना वो 25-30-40% तक ना प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। और वहाँ पे माजरत के साथ लोग कहते हैं कि वहाँ पे उनकी चीज़ें भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, क्वालिटी वाइज नहीं अच्छी होती, लेकिन इसके बावजूद महंगा कर दिया। लाइनें लगी हैं, अभी आए दिन देख लें, लोग टीवी दिखा रहा होता है, लोग रो रहे होते हैं, वो भी किसी को आधा किलो चीनी मिलती है, 1 किलो मिलती है, फिर घर भेज देते हैं।
तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर यूटिलिटी स्टोर पे इस तरह महंगी हो गई चीज़ें तो बाकियों को तो शय मिलती है, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया हम तो बढ़ाएंगे, तो कोई चेक एंड बैलेंस तो सिरे से नहीं है ना हमारे मुल्क में। अब मैं अगर आपको आटे के ऊपर हम बात कर लें, देखिए जो फेडरल हुकूमत है, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसका काम है कि वो सारा जो सूबों का डेटा है वो लेके तयन करे कि कोई शॉर्टेज तो नहीं होगी और उस शॉर्टेज के मुताबिक वो इंपोर्ट कर ले वीट। हुकूमत ने अपना काम, फेडरल गवर्नमेंट ने किया, इंपोर्ट की वीट। हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को 2 मिलियन तक हमने रखा है टन तक। लेकिन अगर कोई, ये बाकी सूबों का काम है कि वो प्राइस कंट्रोल करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो टारगेट सेट करें कि कितनी जगह एरिया पे जो है वो लगना ही है, कनक लगनी है, फिर उसकी मॉनिटरिंग, फिर उसकी प्रोक्योरमेंट। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सूबे भी अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहे, होर्डिंग हो रही है। कोई अगर प्रोडक्शन का शॉर्टफॉल है, अगर वो डेटा हमें टाइमली मिल जाए तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमें डेटा मिला उसके मुताबिक हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड किया। तो मैं समझता हूं सूबों की इनपुट ना होने से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, या उनका ऑन ग्राउंड अपनी कार्रवाई ना करने की वजह से भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, कि बिजली का थेफ्ट और गैस का थेफ्ट, हम आपको 4 से 5 माह के अंदर इसमें हैरान कुन जो है आपको एफर्ट नजर आएगा। पूरा प्लान बन चुका है, इंप्लीमेंट हो रहा है। ये 3 से 4 माह, मैक्सिमम 5 माह के अंदर आप देखेंगे कि गैस की थेफ्ट और बिजली की थेफ्ट पे नेशन वाइड मैसिव कार्रवाई होगी और मल्टीपल लेवल्स पे होगी। चलें, उम्मीद करते हैं कि कोई सूरत हाल में बेहतरी नजर आए, लेकिन एहतशाम साहब आसार तो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए, सीधी इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखी होगी खबर, इंतहाई अफसोसनाक, 8 बच्चों का बाप आटे के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी हार गया, जान जो है अपनी गंवा बैठा। अब IMF की शराइत मानने से पहले ये हाल है, और जब मान लेंगे ये IMF की शराइत, जब आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा तो तब सूरत हाल क्या होगी, ये कैसे सर्वाइव करेंगे लोग? सोनिया देखें ना, एक बात तो बहुत सारे लोग कहते भी हैं, लिखने वाले भी, तज्जियाकार भी, और प्राइवेटली हमने देखा कि हमारे PMLN के दोस्त भी इस बात को मान रहे होते हैं कि 9-10 माह में जो पॉलिटिकल फायर फाइटिंग इमरान के साथ करनी पड़ रही है, तो प्रोसेस में जो एक माशी एजेंडा, माशी हिकमत अमली होनी चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, वो कहते नहीं बन पाया उस तरह। ठीक है ना, उनको यही है कि जी अब ये पॉलिटिकल कॉस्ट एक तरफ बड़ी भारी है, दूसरा इमरान को कंटेन करना है, उसमें बड़ा एनर्जी लोगों की लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए ये सोनिया बड़े खौफनाक इंडिकेटर्स हैं, और माज़रत के साथ आना एहसान इसको एग्री करेंगे, इसमें किसी एक हुकूमत का हाथ नहीं है। एक हाल अलबत्ता ज़रूर है, जब PMLN और PDM के लोग कहते हैं कि ये सारा किया धरा इमरान खान का है, वो बारूदी सुरंगें बचा के चला गया था, तो उसके बाद तो भी 10 महीने से तो आप है ना, आप उसको ठीक करें, जो उसकी गलतियाँ हैं वो तो ठीक है। वो जो आखिर में जाते हुए जिस तरीके से उन्होंने बिजली की कीमत और गैस की कीमत कम की थी, वो नहीं करनी चाहिए थी, पेट्रोल की कीमत कम की थी, नहीं करनी चाहिए थी, वो आपने वायदा किया, क्यों आपसे पीछे हटे? वो सिर्फ ये कि आने वाली हुकूमत उसको तकलीफ हो। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ज़रूरत यह है कि साथ साथ इनको सियासी हिकमत अमली तो खैर वो बनाएंगे जिस तरह है, लेकिन एक इक़्तिसादी हिकमत अमली बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। नतीजतन जो है ना, हर आने वाला दिन जो है ना PDM हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, राना एहसान अफजल साहब, ये मुश्किलात तो हैं अवामी सतह पर, लेकिन पंजाब में आप तो तब्दीली के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात आ रहे होते हैं। आज भी बयान चल रहा था कि हमारे जो CM के उम्मीदवार हैं वो हमजा शहबाज शरीफ होंगे और जल्द वो CM होंगे। लेकिन ये आज पार्लिमानी मुश्तरका जो पार्लिमानी इजलास हुआ है PMLN और पीपल्स पार्टी का, इसमें सर क्या हुआ? ये तो 150 अरकान तक आप पूरे नहीं कर सके। देखिए इसमें कोई एफर्ट नहीं किया गया था कि कोई हमने मेक श्योर करना है कि अटेंडेंस पूरी हो और उसके ऊपर किसी की ड्यूटी लगी हो। ये एक वैसे इजलास बुलाया जिसके अंदर मेंबर आए और एक अच्छी तादाद में आए। डेफिनेटली जब वो वक्त होगा जहां रिक्वायरमेंट होगी कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, वहां हम अपनी नंबर गेम जरूर शो करेंगे। सर इत्तलात ये है कि दोनों जमातों के जो कायदीन हैं उन्होंने बड़ी सख्ती से ये कहा था कि इस इजलास में हर सूरत शिरकत करनी है और हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। पीपल्स पार्टी के टोटल 7 हैं जिनमें 2 आए, 5 गायब थे। इसी तरह से आपके भी बड़ी तादाद में अरकान नहीं थे। सख्ती से ये कहने के बावजूद लोग नहीं आए।
देखें, अभी तो जो इम्तिहान है वो परवेज इलाही का है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही ने लेना है और अगला जो मरहला होगा उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद होगा। तो उस वोट ऑफ अच्छा एहसान, कॉन्फिडेंस ये बताइए क्या अगर जिस तरीके से परवेज लाई साहब ने कह दिया कि जी मैं किसी सूरत में एतमाद का वोट नहीं लूँगा और ये गवर्नर साहब ने जो मुझे ऑर्डर किया है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बाद अब क्या आपके ख्याल में कानूनी तौर पे, आनी तौर पे फिर क्या होगा? देखिए, अभी तो मैटर कोर्ट में है ना, ये अब उनकी मर्जी तो नहीं चल सकती परवेज इलाही साहब की कि उनका दिल ना करे कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, क्योंकि उनको लगता है कि जो गवर्नर का जो इकदाम था वो गैर आईनी था। गवर्नर का इकदाम तो आइन के एन मुताबिक था, जो आइन का 130 क्लॉज सब क्लॉज 7 है, जिसके अंदर ही इज एम्पावर्ड कि अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कॉल दे दे चीफ मिनिस्टर को, और बिल्कुल उसके मुताबिक है। और जो मंजूर वट्टू केस था उसमें 10 दिन का टाइम दिया गया था, तो टाइम इनको अब एम्पल मिल गया है। बॉल कोर्ट में है और कोर्ट जो है डिसाइड करेगा कि अगर इन्होंने 11 तारीख तक नहीं लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो क्या आगे। लेकिन ये नजर आ रहा है कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। नंबर गेम में आप भी पूरे नहीं है ना, मसला तो ये भी है। हमारी बारी आएगी, अभी हमारी बारी नहीं है नंबर गेम शो करने की। अच्छा। तो अभी तो ये पूरा इम्तिहान जो है परवेज इलाही का है। जब हमारी बारी आएगी और हम ना कर सके पूरे तो जरूर फिर हम मान लेंगे कि नहीं पूरे कर सके, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। सही सही। तो एहतशाम साहब, ये जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब कह चुके हैं और आज मैं ख्वाजा साद रफीक साहब को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि गवर्नर के कहने पर अगर नहीं इन्होंने एतमाद का वोट लिया तो फिर हम अदालत जाएंगे। ये मामला आपको प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है? अदालत में भी जाएगा तो सुनिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज कहा है, दावा किया है कि हमारे 186 मेंबर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, 180 से ज़्यादा नहीं है, 182 गालिबन चाहिए सारे इसके लिए। अब सूरत हाल है कि दावे है और काउंटर दावे ही चल रहे हैं ना इस वक्त, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स ही है ना। अभी सूरत हाल यही है कि जिस तरीके से मतम एतमाद की तारीख जो है ना वो वापस ली गई थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जी पीडीएम के पास नंबर नहीं थे, ठीक है ना, पूरे करने के लिए। अब यही जो है ना, अब इनकी कोर्ट में बॉल फेंकी हुई है परवेज इलाही साहब की। अब कहा जा रहा है कि जी ये नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है राना साहब, मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा परेशानी जो है ना वो इमरान खान को है, इसलिए कि परवेज इलाही साहब के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक तरफ तो आपने देखा तनकीद भी हो रही है, सख्त बातें भी कर रहे हैं, और सख्त बातें जो है ना पीटीआई के लोग भी उनके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब तो तुले हुए हैं कि उन्होंने हर सूरत में डिज़ोल्व करानी है असम्बली और ये 11 के बाद फैसला होगा। कुछ लोगों का ख्याल है वो नहीं करेंगे, तो शुजात साहब का दावा है किसी सूरत में भी हम नहीं तोड़ने देंगे। तो आपको क्या लगता है अंदर की तलात क्या है कि कितने वल्नरेबिलिटी आपका सामना करना पड़ रहा है इमरान खान को, और आप समझते हैं कि नहीं मैनेज कर लेंगे चीज़ें अल्टीमेटली वो? ये शौक इमरान खान का था कि उन्होंने असेंबलियां तोड़नी है और किसी से मुशावरत नहीं की। मुशावरती अमल पिंडी के अनाउंसमेंट के बाद शुरू हुआ और फिर उसके अंदर परवेज इलाही का वो बयान के 90% अरकान इस हक में ही नहीं है कि असेंबलियां तोड़ी जाएं। ये सच है और वाकई इसी तरह है कि ये इनके ना सिर्फ पंजाब में बल्कि केपीके में भी ये टूट फूट का शिकार है। लोग इस हक में नहीं है कि असेंबलियां डिसॉल्व की जाएं, वरना ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्होंने परसों ले लिया होता, आज ना लेते या कल ना लेते, ये पहले तारीख में ले चुके होते। यही मसला है कि ये नहीं ले पा रहे और ना आगे ले पाएंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, इमरान खान की जो डिमांड है कि आप इलेक्शन पहले करा दें, पहले उन्होंने बहाना किया कि ये आलमी साजिश की वजह से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये एक इंपोर्टेड हुकूमत है और इसको, फिर जब वो बयानिया इनका बिल्कुल रद्द हो गया, एक्सपोज हो गया, तो फिर उन्होंने नहीं ये दे दी कि मईशत इतनी खराब हो गई है कि आगे जाके तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से गिला कर रहे हैं, सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता ये काम ना करें। हमारे लोगों को आज असद उमर कह रहे थे, बार बार केपी के लोगों को भी फ़ोन आ रहे हैं, जो MPs हैं और पंजाब असम्बली के लोगों को भी आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो कोई ना कोई पीछे ऐसी ताकत है जो उनको कह रही है कि आप इमरान के साथ ना खड़े हो? जो डिलेमा है इमरान खान का, वो डिलेमा ये है कि इमरान खान का राब्ता ही तो नहीं हो रहा किसी से। इमरान खान को फोन ही नहीं आ रहा, और ये तो फवाद चौधरी ने भी कहा है कि कोई टेलीफोन कॉलें नहीं आ रही। इस चीज को उन्होंने तस्लीम किया। अब हम किसकी बात को माने? हम फवाद चौधरी की बात को माने या इमरान खान की बात को माने कि फोन? कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही यहाँ। इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। लोग, आप एक नेचुरल सी बात है कि आखिरी साल है, 3 साल 4 साल तो किसी MPA को जो है एक फूटी कौड़ी नहीं मिली डेवलपमेंट के लिए। अब फाइनली जब उनको डेवलपमेंट के फंड्स मिल रहे हैं तो वो इमरान खान से आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो।
कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहता, हर कोई अब इस टेन्योर को मुकम्मल करके इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। एक फर्द वाहिद है जिसने पूरी कौम को जो है वो अपनी जिद के आगे लगाया हुआ है कि मैं अभी इनके वर्कर भी थक चुके हैं। जो अंदर की रिपोर्ट है, इन्होंने जितने जलसे जुलूस कर लिए, कोई इस जो है वो हुकूमत खिलाफ मुहिम में भी नहीं जाना चाहता, फटीग हो चुके हैं। ये सिर्फ इमरान खान साहब है जिन्होंने सारी ये जिद पकड़ी हुई है, और इनके साथ कोई नहीं, इनका अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है इस मौके पे। और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कभी भी नहीं है इनकी कोशिश होनी के डिसॉल्व हो। वो चाहेंगे कि आखिरी दफा वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो जितनी ज्यादा देर वो बने रहे तो उतना बेहतर है। लेकिन मसला, हाँ जी, बात मुकम्मल कर लें। जी बताएं आप। ठीक है। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, वैसे इस वक्त सिनेरियो ये है कि पीटीआई के भी शायद कुछ लोग वो कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर हैं, और अगर आज मैं सुन रही थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे थे अगर नंबर गेम उनके हक में, नंबर पूरे हैं तो ले एतमाद का वोट, अगर उनके पास कुछ लोग कम हैं तो नंबर तो आपके पास भी पूरे नहीं है। अब देखें, सीएम के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी वो आपने वापस ली, स्पीकर के खिलाफ वापस ली, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वापस ली, जब आपको पता था सर के हमारे पास नंबर गेम पूरे नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी वैसे सियासी हिकमत अमली थी क्या? पहले जमा कराई और फिर वापस ले ली। आप भी यही चाहते थे कि मामला थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए, डिले मिल जाए थोड़ा? और नंबर गेम में अगर पूरे होते तो हमजा शहबाज की छुट्टी ना होती। हाँ, ये भी है। नहीं, मैं देखिए, नो कॉन्फिडेंस हमने इसलिए जमा कराई थी कि जब नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाए तो असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। तो वो स्ट्रेटजी बिल्कुल ये थी कि ये असेंबली डिसॉल्व ना कर सके। ये हमारा मौक़िफ़ ओपन रहा है, हम नहीं चाहते कि असेंबलियां डिसॉल्व हो। दूसरा, हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ से भी जो है वो वापस उठा ली, क्योंकि हम 1 बाय 1 जाना चाहते हैं। और हमने सोचा कि पहला इम्तिहान जो है वो ये खुद दें। इस इम्तिहान के बाद बिल्कुल सीएम का इलेक्शन होगा अगर नो कॉन्फिडेंस के अंदर नाकाम हो गए परवेज इलाही साहब, और फिर अगर हम पहली टाइम पे कोई अगर जमात मेजॉरिटी ना दिखा सकी, 186 पूरे ना हो सके, तो हम एक रन ऑफ इलेक्शन में चले जाएंगे। तो उसके अंदर जो होगा वो एक आईनी तरीके से इलेक्शन होगा और उसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सही पॉइंट टेकन है। एहतेशाम साहब, आटा मिल नहीं रहा, मुर्गी के रेट्स आसमान को छू रहे हैं, अवाम की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन ये 12 करोड़ से जायद आबादी का सूबा, आप देखिए जब से इमरान खान साहब की विफाक में गवर्नमेंट गई है ये अदम इस्तेहकाम का शिकार है। कभी हमजा शहबाज, कभी ये मौजूदा जो सीएम है परवेज इलाही साहब, कभी अदम एतमाद, कभी एतमाद का वोट। सर यही चलता रहेगा तो ये फिर फोकस कैसे करेंगे कारकर्दगी पर? देखें, ये तो जो क्रिटिसिज्म आता है फेडरल गवर्नमेंट पे, और ये भी है कि जी 27 किलोमीटर की हुकूमत है और बाकी सूबे उनके साथ नहीं है। और फिर जब महंगाई की बात हो तो बड़ी आसानी के साथ, माजरत के साथ मैं कहूँगा राना साहब कि आप लोग कह देते हैं कि जी ये तो सूबों का काम है, ये सूबे जो है ना देखें। अब देखें ना, गवर्नमेंट की रिट तो कोई मान नहीं रहा। आप लोगों ने एक फ़ैसला किया जल्दी दुकानें बंद करवाने का, मार्केटें बंद करवाने का, और आपने देखा कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है। पहले तो पंजाब हुकूमत को नहीं कहना चाहिए था, उन्हें चाहिए था मानते। उन्होंने कहा जी हम मानते ही नहीं आपकी बात को, उसको तो छोड़ दें। फिर जितनी आप देखने एसोसिएशन हैं ट्रेडर्स की, उन्होंने कहा जी कम वट में हम नहीं करेंगे। तो देखें ना, गवर्नमेंट की रेट तो 27 किलोमीटर तो अपना रोना अपनी जगह ठीक है, मुखालफिन भी कहते रहेंगे। उस लिहाज से भी तो आपके लिए राना साहब बड़ी मुश्किल पैदा होगी ना कि अब क्या करें ना। तजारत वाले लोग, अगरचे कहा जाता है कि बिज़नेस फ्रेंडली हुकूमत आपकी होती है जब भी आते हैं, लेकिन वो आपकी बात भी नहीं मान रहे, दुकानें बंद करने के लिए तैयार नहीं, एनर्जी सेविंग की जो बात होती है उस पर अमल कराने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रही ना, इसका फिर हल कहाँ से निकलेगा? आप हुकूमत पे तो आप बैठे हैं ना, इल्ज़ामात तो अपनी जगह है जी, वो नहीं करने दे रहे, उनका ये काम है, लेकिन सारा ब्रंट और सारी के सारी जिसको कहते हैं मलबा तो आप पे ही आ रहा है ना। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे मुख्तसर ब्रेक के लिए। नाज़रीन कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक भी आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतेशाम साहब, अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब के जो वर्स्ट क्रिटिक्स भी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है इस वक्त मकबूलियत की पीक पर हैं, और वजह सिर्फ यही है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो 8 महीने हो गए, कोई डिलीवर नहीं कर पाई, जो दावे वादे करके आई थी उसमें वो कामयाब नहीं हो रही हैज़ वी स्पीक नाउ अभी तक। आगे अगर सूरत हाल में बेहतरी आती है तो वो देखा जाएगा। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि सियासी तौर पर तो मुकाबला नहीं कर सके। अब जाहिर है बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन पर नाअहली की तलवार इमरान खान साहब पर लटक रही है, और जिस तरह से इमरान खान साहब भी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुझे टेक्निकली नॉकआउट किया जाएगा सियासत से। तो ऐसा ही है, आपको लगता है कि इमरान ये दोनों चीज़ें तो बेहतर हो तो आप राना एहसान से पूछिएगा। मुझे एक चीज़ पर बड़ा एतराज़ है और बड़ी परेशानी भी है, वो जिस तरीके से एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें की हैं
कि जी IMF के साथ प्रोग्राम नहीं थ्रू होता या और हमारी मुश्किलात बढ़ती हैं तो ब्लैकआउट हो जाएगा, हर चीज़ रुक जाएगी, दुकानें भी बंद होंगी, ये भी होगा वो भी होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत में रहते हुए राना साहब जो कम से कम इतने अहम वज़ीर हों, उन्हें तो मेरा ख्याल है इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे तो पैनिक होगा। उन्हें तो हौसला मंदी वाली बातें करनी चाहिए ताकि ये पब्लिक में जाके, और देखिए एक छोटे से बयान से स्टॉक मार्केट नीचे जाती है और सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है जो सवाल पूछ रही हैं, नाहली वाली तलवार के सियासी तौर पे मुकाबला नहीं हो रहा, तो अब यही करेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, नाहली भी होगी, और राना सनौला तो धड़ल्ले से कहते हैं कि नहीं, पकड़े जाओगे आप ज़रूर। जी मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के जो अमाल हैं वो उनको गिरफ्त में लेके आ रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर फॉरेन फंडिंग के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई और तोशा खाना में अगर इरेगुलरिटीज हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस के वो मुर्तकिब पाए गए हैं, इसके साथ साथ अगर 650 कनाल के एवज में कोई $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को एडजस्ट कराया गया है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये वो चीजें हैं जिससे नाअहली यकीनी हो सकती है, और यही शक है इमरान खान को, और यही वजह है कि वो जल्दी इलेक्शन चाहते हैं ताकि ये केसेस जो हैं मैच्योर ना हो और इलेक्शंस की तरफ हम चले जाएं और फिर उन चीजों को वो मैनेज कर लें। वो एहसान वही करेंगे ना जिस तरह आपने आके, लोग कहते हैं सबसे पहले काम आपने किया कि जिस तरीके से नैब लॉ तब्दील किए, सारे केसेस खत्म हो गए, डार साहब के केसेस खत्म हो गए, दुलदुला के सारे वापस आ गए, वही करेंगे आके। उन्होंने भी यही करना है फिर, जिस तरह पोलिटिकल जिस तरह इंतकाम की बात होती है। मैं आपको अल्टरनेटिव सिनारियो बताता हूं कि अगर हम वो काले कानून ना बंद करते, ना चेंज करते, तो आज हमारे पास एक खिलौना होता नैब, जिस तरह पीटीआई के पास वो खिलौना था, और हम पूरी पीटीआई की क़यादत पे। माजर के साथ राना साहब, वो नैब के लॉ इमरान ने तो नहीं बनाए थे, पुराने बने हुए थे। आप 18वीं तरमीम में आपको खत्म करना चाहिए था, आपने नहीं खत्म किए। उन्होंने इस्तेमाल इमरान खान ने किए, हमें अपनी गलती का एहसास था तो हमने करेक्ट कर लिया। मेरा पॉइंट ये कि हम उन काले कानून के तहत एसेट बियॉन्ड मींस को हम पूरी पीटीआई क़यादत बाशमूल इमरान खान को अंदर कर लेते और कोई उनके पास रास्ता नहीं होता, जिस तरह उन्होंने किया था। हमने इस बाब को बंद कर दिया, हमने इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को, इस ब्लैकमेलिंग को बंद कर दिया। आपका कहने का मतलब है कि आप पीडीएम ने अपने आप को भी बचा लिया और इमरान को भी आंदे के लिए बचा लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक जो जिसको कोर्ट भी हाईलाइट करती थी कि ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, तो हमने उस बाब को बंद कर दिया। डेफिनेटली उससे एक बेनिफिट मैं समझता हूं कि ये जो हमारा इकदाम किया, आज हम क्रिटिसाइज हो रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत को हमने किसी हद तक बचा लिया कि जो एक दूसरे को इसको इस्तेमाल करते थे। तो राना एहसान अफजल साहब, कोर्ट तो और भी बहुत सारी चीजें कह रही है। फॉरेन फंडिंग का इमरान खान साहब का मामला है, कोर्ट तो ये भी कह रही है कि ये साथ सुने। इमरान खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PMLN का भी, वहाँ पर सब खामोशी है। फिर तोशा खाना का तो ज़ाहिर है एक पटिशन गई हुई है अदालत के अंदर कि ये 1947 से जो मामला चले आ रहे हैं तोशा खाना के अंदर, सबका रिकॉर्ड पेश किया जाए। खुलेंगे तो फिर $52 बिलियन का फिगर आपका आता है, 52 बिलियन रुपीस का, और 34 बिलियन रुपीस का आता है पीपल्स पार्टी का। जी यस, हाँ, ये तोशा खाना फॉरेन फंडिंग, ये तोशा खाना सर 1947 से रिकॉर्ड खुलेगा तो फिर देखें आप, इसमें तो इस इमाम में सब एक जैसे हैं। वो कह दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कि नहीं खुल सकते जी। वो 1947 से जब तोशा खाना का रिकॉर्ड खुलेगा तो एक ही बंदा आपको मिलेगा जो तोहफे बेच के कमाई करता रहा, वो इमरान खान था। बाकी लोगों ने तोहफे जरूर लिए, ज्यादा लिए, कम लिए, लेकिन उन्होंने रखे अपने पास, उन्होंने मार्केटों में जाके बेचा नहीं। तो फर्क आपको ये जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ जो आपका दूसरा पॉइंट क्या था जी? ये सर फॉरेन फंडिंग का, और सर तोशा खाना के अंदर से तो मरियम नवाज के ऊपर इल्जामात हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब। चले बाकी चीजें तो आप कानून के मुताबिक ले सकते हैं, ये गाड़ियां तो आप लेके ही नहीं जा सकते। ये तो तोशा खाना के लॉ के अंदर है ही नहीं, तो ये तो गाड़ियां भी वहां से गायब हुई। तो दूसरा सर फॉरेन फंडिंग, अगर किसी ने गाड़ियां ली तो उन्होंने गाड़ियां बेची नहीं, अपना उनको इस्तेमाल करते रहे। जिस मकसद के लिए जिसको दी गई वो गाड़ियां, उन्होंने उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की। तो मैं समझता हूं कि उसी बात पे मैं कायम हूं कि, और फॉरेन फंडिंग की जहां तक बात है, तो जब मौका आएगा तो जरूर हम अपने जवाबात देंगे। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे। जब मौका आएगा तो हम अपनी सारी अपनी लेकिन वो इल्ज़ाम तो राना साहब आता है ना इलेक्शन कमीशन का, फिर वो लोग कहते हैं ना कि जी 14वीं पार्टी तो ये बन गए हैं ना, जिस तरीके से
आपने देखा कुछ चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और चीज़ें जो है ना वो अंडू करने की कोशिश की गई। मतलब उस लिहाज से भी तो देखा जाए जिस तरीके से केस उनका बाकायदा भेज दिया उन्होंने और 31 जनवरी को इमरान खान साहब को बुला लिया एडिशनल जज ने, वो जो एडिशनल सेशन जज ने जो केस चलना उन पे जो जिस अंदाज से चीज़ें बेची गई थी और ये किया गया था, वो एक फौजदारी जो मुकदमा बन गया उनके खिलाफ। तो ठीक है ना जी, इसमें कौन सी गलत बात है। और देखें, अगर ईसीपी को हम जिस तरह का वो इमरान भी यही कहता था मैंने केसेस बनाए, ठीक बनाए थे इनके खिलाफ। ये 1100 की करप्शन, 200 आदमी छूट के चले गए। तो 4 साल में साबित कर देते हैं ना। 4 साल तो सब कुछ उनके पास था, वीडियोस भी चेयरमैन नैब की उनके पास थी। नैब मेरे हाथ में नहीं था, वो क्या करें। तो ऑर्डिनेंस के जरिए नौकरी किस तरह दे दी, बढ़ा दी चेयरमैन नैब के। यानी कि इस हद तक उसको फेवर दिया गया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी की गई जिसके तहत उनकी नौकरी की तोसी हुई। तो ये बातें तो देखें, इमरान खान साहब के इल्जामात के ऊपर तो मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने तो, मैं समझता हूं, एक मोहब्बत की कहानी रची हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा के लिए, उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, फिर आखिर वक्त तक उनको कहते रहे कि मैं तोसी भी दे देता हूं। और जब इक्तदार से निकल गए तो जिस तरह का आज वो कीचड़ उन पे उछाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सर आप लोग भी कह चुके हैं ना सर, ये तोसी की उनको जनाब ऑफर की गई थी। देखिए, हम जो चीजें कह रहे हैं वो तो साबित हो गई। जो हम कह रहे थे वो तो साबित हो गया कि सेनेट में भी नंबर पूरे किए जाते थे, बिल भी पास कराए जाते थे और ये एक सिलेक्टेड हुकूमत थी। तो अगर कोई सच्चा साबित हुआ है तो वो तो नून साबित। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। एहसान अफजल साहब, मामले खुसूसी वजीर आजम सीनियर रहनुमा पाक नून प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।